नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेडिटेवियंस यूट्यूब चैनल पर। तो हर रोज़ की तरह आज फिर एक नए लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ मैं अवेलेबल हो चुका हूँ आपके लिए। तो आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वो देखिए मैं लिस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे वो होगा पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो सेकंड होगा वो होगा आइलर्स फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड जो थर्ड है वो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स based on Euler form। एंड फोर्थ वन जो होगा वो होगा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेस्ड ऑन आइलर्स फॉर्म। और एज यूजुअल जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट में होगा एग्जाम्पल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है आज पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले आप ले लीजिए यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ओके, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने आपको कहा था कि इसे याद रखिएगा पी एक्स कोमा वाई और x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर हो सकता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही घर में होगा ना, तो इसका घर क्या है? आर्गेंट प्लेन। तो चलिए इसके आर्गेंट प्लेन में हम लोग चलते हैं। ये x है, ये इसका इमेजनरी एक्सिस आयोटा y है, ये x डैश हो गया और ये y डैश हो गया। ओके, ओरिजिन तो आप इसे आयोटा y डैश भी बोल सकते हैं। यहाँ पर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे आप z कहिए या पी एक्स कोमा वाई कहिए। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक लाइन से हमें जोड़ना रहता है, जोड़ दिया। ओके, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल दीजिए एक्स एक्सिस पे। ये आपका एक परपेंडिकुलर हो गया। इस परपेंडिकुलर को हम मान लेते हैं R। ओके, तो और दिस इज योर एंगल, मान लेते हैं इसको थीटा। तो अब आपको मैं कहता हूँ कि इसमें जो रियल ऑफ z है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये x है, और जो इमेजनरी ऑफ z है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये y है। ओके, तो z जैसा कि आपको पता है कि ये रेफ़र कर रहा है एक पी एक्स वाई को, तो ये आपको क्या रेफ़र करेगा? ये रेफ़र करेगा कि जो ओ आर है ये इसमें एक ट्रायंगल का बेस है, तो ये हो गया x, और जो आर पी है ये इसमें एक परपेंडिकुलर है, दैट इज इक्वल टू y। ओके, तो पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, दैट्स वेरी सिंपल कि आपको इसमें एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और वो ट्रायंगल कौन सा होगा? वो ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है।
ओके। इस ट्रायंगल का क्या नाम है? POR। तो इन ट्रायंगल POR, ओके, इसमें आपको निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा आपको पता है ना कि ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ओके। सो दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसमें आपको क्या है? PR, और हाइपोटेन्यूस है OP। तो ये हो गया PR अपॉन OP। तो फिर आप साइन थीटा को यहाँ पे लिख सकते हैं, PR आपका Y है और जो OP है ये मॉडुलस ऑफ Z है। तो ये हो जाएगा Y, और मॉडुलस ऑफ Z क्या होता है? देखिए, अगर आपका ये Z क्या है आपके पास? X प्लस IY। तो मॉडुलस ऑफ Z आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ Z जो होता है, मॉडुलस ऑफ Z वो होता है √x², यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस y² यानी इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ओके। इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो गया x² प्लस y²। सिमिलरली अगर आप यहाँ से cos थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस जो है इस ट्रायंगल में ये OR है, तो आप लिखेंगे OR अपॉन OP। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगा x अपॉन √x² प्लस y², ओके। ये हो जाएगा आपका cos थीटा। तो इस तरीके से अगर आप इस साइन थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू से देखें तो आपके पास दो रिजल्ट सामने में आएगा। ये रिजल्ट आपको आएगा x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x² प्लस y² इंटू cos थीटा, एंड y इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x² प्लस y² और इंटू हो गया साइन थीटा। अगर x और y आपको इस फॉर्म में आ गया तो नाउ यू कैन राइट the complex number in polar form। आप इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू यू हैव x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, √x² प्लस y² cos थीटा प्लस आयोटा √x² प्लस y² साइन थीटा। अगर आप इसमें से √x² प्लस y² को कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला हो गया cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ओके। हम इस पर लेट कर लेते हैं, लेट √x² प्लस r² इज इक्वल टू r, ओके। एंड आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लेते हैं थीटा, ओके। तो आपको पता है कि r किसके बराबर है? मॉडुलस ऑफ z के बराबर है, ओके। सो नाउ यू कैन राइट r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। इसका मतलब हो गया दिस इज लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट हो गया OP, राइट। तो अगर ये लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट OP हो गया तो नाउ यू कैन वंस अगेन ड्रॉ दिस लाइन। ये पॉइंट आपका OP था, तो ये हो गया आपका R, ये हो गया आपके पास R, ओके। और ये एंगल आपने बनाया है थीटा, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट को आप r, थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आपके पास आ गया कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप x प्लस IY से करते हैं तो ये इसका कार्टेशियन फॉर्म होता है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप मॉडुलस ऑफ z एंड cos थीटा प्लस i साइन थीटा के फॉर्म में करते हैं तो ये इसका पोलर फॉर्म हो जाता है, दोनों बराबर ही है, ओके।
इसी को आप p, x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्टेशियन फॉर्म का पॉइंट है, कार्टेशियन फॉर्म पॉइंट। और इसी को आप p, r, थीटा से लिखते हैं, तो ये पोलर पॉइंट हो गया, ये हो गया पोलर पॉइंट। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किसी भी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे ले जाते हैं, और r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z हो जाता है। ओके, तो ये बात आप याद रखेंगे कि भाई r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का मतलब x² प्लस y² होता है। यदि आपने ये सीखा है तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल हमें देना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपके पास z इक्वल टू है 3 + 4i, तो ऑब्वियसली ये x प्लस आई के फॉर्म में। ओके, तो ये सिंपली है कि ये क्वेश्चंस इस पॉइंट पे होगा, ये p होगा और ये होगा इसका OP। ओके, तो ये जो पॉइंट है वो 3,4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये 3 और ये हो जाएगा 4 और ये एंगल होगा थीटा। ओके, तो इसका यदि आप निकालेंगे पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें क्या हो जाएगा, तो पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सीधा आप इसको लिखेंगे कि सर ये मॉडुलस z और रूट ओवर कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा होगा। तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, OP की वैल्यू, OP की वैल्यू होता है मॉडुलस ऑफ z, और ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 16 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 25, और आप कहेंगे सर ये 5 हो गया। ओके, तो मॉडुलस ऑफ z आपके पास आ गया 5, और कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो मॉडुलस ऑफ z आपको 5 हो गया, यहाँ पे पुट कर दीजिए और कॉस थीटा निकालिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 3/5 और प्लस i साइन की वैल्यू हो जाएगा 4/5। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में इस तरीके से लिख डालते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए जो आप कहते हैं कि भाई ये r, थीटा के फॉर्म में होता है, क्या होता है r, थीटा के फॉर्म में, तो आपके पास r कितना हो गया, r हो गया आपके पास 5, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, tan थीटा मॉडुलस ऑफ y/x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो tan थीटा 4/3 हो गया। ओके, तो 4/3 हो गया सिंपली ये रिजल्ट। आप इसमें इसको कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो tan 37 डिग्री का रिजल्ट है, तो tan थीटा इक्वल टू tan 37, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 37 डिग्री। तो आप इसे 5 और 37 डिग्री से इस पॉइंट को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर ये 4/3 37 कैसे आ गया, 37 y tan 37 डिग्री इज इक्वल टू 4/3। देखिए कोई नया बात नहीं है, आप चलिए पाइथागोरस थ्योरम की डिटेल में, अपने आप आपको पता चल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम जो कि आप जानते हैं, ओके, लेकिन जो कुछ भी आप हो सकता है नहीं जानते होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में आपको एक ट्रायंगल लेना पड़ता है, और इस तरीके का ट्रायंगल आप बना लीजिए। मान लीजिए मैंने इस ट्रायंगल का नाम रख दिया RAM, तो ये ट्रायंगल हो गया राम, और ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ओके, इसमें आपका ये एंगल है थीटा, तो और ये जो साइड है ये आपका 3 है, और ये साइड 4 है, और ये साइड 5 है। बस इतना आप जानते हैं कि भाई पाइथागोरस थ्योरम में जो इसमें RM की वैल्यू होगी वो √3² + 4² हो जाता है। एक जो चीज़ आप नहीं जानते हैं वो ये कि इसमें जो साइड AM की वैल्यू 3 यूनिट्स है, तो इसके सामने का जो एंगल होगा ये स्मॉलेस्ट एंगल होगा इस ट्रायंगल में, स्मॉलेस्ट एंगल कंप्लीट बेसिक है। और जो AR है आपके पास यहाँ पर यह है 4 यूनिट, तो ये बीच वाला एक मीडियम एंगल होगा। ठीक है, मीडियम साइज एंगल होगा। और जो आपके पास यहाँ पे RM है
ये है 5 यूनिट, तो ये लार्जेस्ट एंगल होगा, ये आपको पता है कि ये लार्जेस्ट एंगल होगा। तो अब एंगल ए जो है वो लार्जेस्ट है, तो ये हो गया आपको 90 डिग्री। और एंगल यहाँ पर आपके पास एम है, तो एंगल एम 4 के अपोजिट साइड में है एंगल एम, इसकी वैल्यू होती है 37 डिग्री। सॉरी, 4 के सामने का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 53 डिग्री। ओके, और जो नेक्स्ट है एंगल 3 के सामने वाला है आर, तो एंगल आर सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो ये हो जाएगा 37। तो एक चीज़ जो आपने यहाँ पर मिस्टेक किया है कि टेन थीटा जो आपने निकाला y/x वो y के सामने वाला एंगल है। ओके, तो ऑब्वियसली ये 37 नहीं हो करके 53 हो जाएगा, 53 डिग्री। ओके, तो फिर यहाँ भी आपको ये चीज़ ठीक करना पड़ेगा ना, 53 डिग्री। तो फिर आप यहाँ भी इसको ठीक कीजिए कि भाई ये पोलर फॉर्म में आपके पास 53 डिग्री में आएगा। ओके, तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम में। ये 3 एंगल हमेशा आप याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि ये तब होगा जब साइड 3, 4 और 5 होगा। ओके, अगर आप 3, 4, 5 में प्रोपोर्शनली चेंज करेंगे तो एंगल भी कांस्टेंट रह सकता है, अदरवाइज चेंज कर सकता है। तो पोलर फॉर्म पे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया है। ओके, जहां आपको ये चीज़ मिल गया कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू r था, और इसका जो आर्गूमेंट था, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आर्गूमेंट ऑफ z बोलते हैं, वो आपका थीटा था। ये तो डन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब हम चलते हैं एक जनरल वैल्यूज ऑफ द आर्गूमेंट निकालते हैं। जनरल वैल्यूज, ये बात इम्पोर्टेंट है, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। ओके, तो इसके लिए यदि आपके पास ये z है तो आप यहाँ पे लिखते हैं मॉडुलस ऑफ z, और जनरल वैल्यू अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिए cos, और एंगल ले लीजिए 2n पाई प्लस थीटा और प्लस i साइन, और 2n पाई प्लस थीटा, इसको बंद कर दीजिए। ओके, यहाँ पर आपके पास जो n है वो एलिमेंट है इंटीजर का। ओके, एंड जो थीटा है यहाँ पर वो इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। तो ये जो जनरल फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपको इसमें ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने n को इंटीजर लिया, तो n इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर z को आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z, और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा। इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आप n की वैल्यू 1 डालते हैं तो z की वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस ऑफ z, और यहाँ पर हो जाएगी cos, और ये रिजल्ट n की वैल्यू 1 डालने से 2 पाई प्लस थीटा आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा प्लस i साइन 2 पाई प्लस थीटा। आपको एक चीज़ याद है क्या, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा। अगर आप cos 2 पाई प्लस थीटा को सिंपल करना चाहते हैं, 2 पाई एक्स एक्सिस पे है तो प्लस थीटा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फंक्शन चेंज नहीं करता, और इसको आप सिंपली cos थीटा समझते हैं। और अगर साइन 2 पाई प्लस थीटा होता है तो भी ये साइन थीटा ही होता है, तो इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप n इक्वल टू 2 लेते हैं तो z इक्वल टू जो है वो मॉडुलस ऑफ z, और यहाँ पे हो जाएगा आपको cos 4 पाई प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो गया, तो n की वैल्यू जब आप यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 दूना 4, यानी 4 पाई प्लस थीटा हो जाएगा दोनों में। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए समझ में, और प्लस आयोटा साइन 4 पाई प्लस थीटा आ गया। आप कहेंगे कि सर फिर यहाँ पर वही चीज़ साइन 4 पाई प्लस थीटा, ये 4 पाई जो है इसको ध्यान से देखिए। अगर आप एक रोटेशन मारते हैं तो यहाँ पे होता है 2 पाई, और डबल रोटेशन मारिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई।
4 पे मैं थीटा ऐड किया तो आप यहाँ पर चले गए थीटा के साथ, यानी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर ये सिंपली हो जाएगा साइन थीटा, और cos 4 पाई प्लस थीटा अगर यहाँ पे है तो सिंपली हो जाएगा cos थीटा। तो आपको घबराना नहीं है n की वैल्यू से। आप देख रहे हैं कि भाई कुछ भी कर लो आप n की वैल्यू ये हमेशा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में जा रहा है। सो दैट्स ऑल। इतना बच्चे तो आप है नहीं कि ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये पोलर फॉर्म आपने देख लिया, इसका एक एग्जांपल भी आपने देख लिया। अब हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट जो है वो हमारे पास है आइलर्स फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आइलर्स फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कहावत है कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि हमारे किस भक्त को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो शायद ही ऐसा कोई भक्त होगा जो भगवान से कुछ मांगता नहीं होगा, क्योंकि अगर नहीं कोई मांगता है ना तो हो सकता है कि वो घमंडी होगा, क्योंकि भगवान को तो पता है अंदर से सब कुछ। तो हम जब भी मंदिर जाते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर मांगते हैं, ठीक है। तो YouTube पर भी कई लोग वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि लगातार मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम कुछ भी करें तो आपके पास पहुंच जाए। मेरा मानना है कि नहीं मांगूं तो घमंडी कहलाऊंगा, इसलिए मैं भी आज मांगूंगा कि जब आप चैनल देखते हैं हमारे इस वीडियो को तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए बना रहा हूँ। तो इतना मुझे आपसे ज़रूर उम्मीद होगा कि पढ़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित रूप से किसी भी दिन आपको कोई धोखा नहीं हो सकता कि आपको इस चैनल पर एक न्यू वीडियो नहीं मिलेगा, ये मेरी आपसे वादा है। और मैं आपको ये भी कह चुका हूँ कि अगर आपको ना मिले तो आपको जो मन हो कमेंट में हमें लिख सकते हैं कि सर आज आपने क्यों नहीं दिया। तो आगे बढ़ते हैं। आइलर्स फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्टीमेटली हम बना किसके रहे हैं? हम इसी वर्ल्ड के, इस पूरे पॉपुलेशंस के लिए, जो जनता है, जो हमारे बच्चे हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, उनके लिए ही तो बना रहे हैं। ओके, और वही हमारे लिए आज भगवान है। वो लाइक करेंगे, हमें एनर्जी मिलेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइलर्स फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर हम स्टार्ट करते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये है कार्टेशियन फॉर्म। ओके, इस कार्टेशियन फॉर्म को जब आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आता है मॉडुलस ऑफ z एंड ब्रैकेट में आ जाता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इस कहलाता है आपको पोलर फॉर्म, ठीक है। इसी में से इफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू इतना लिख दिया जाए आई ई टू दी पावर आई थीटा, देन दिस इज कॉल्ड आइलर फॉर्म्स। इसी को कहा जाता है आइलर्स फॉर्म। ओके, तो इसका मतलब है आइलर्स फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है? ई टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपका हो गया आइलर फॉर्म, आइलर फॉर्म। ओके, तो इसे आपको याद रखना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आइलर फॉर्म में कैसे लिखा जाए? आइलर फॉर्म तो समझ में आ गया। अब हम मानते हैं कि z इज इक्वल टू है हमारे पास x प्लस आई वाई, तो इसकी रिजल्ट क्या हो जाएगी? इसकी रिजल्ट हो जाती है मॉड z एंड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z और इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू दी पावर आई थीटा, and therefore the complex number z modulus e to the power I theta, ये हो गया आइलर्स फॉर्म। तो अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, खास करके जी मेंस में और जी एडवांस में, तो वहाँ पर आपको आइलर्स फॉर्म काफ़ी यूज़फुल होगा। हम ढेर सारे क्वेश्चंस इसके करने वाले हैं।
आइलर फॉर्म में किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हम उससे पहले कुछ और भी चीज़ कर लेते हैं। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का एक थ्योरेटिकल जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उसे भी हम कर ही लेते हैं। ओके, फिर हम एक ही साथ कई सारे एग्जाम्पल को करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा जो तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज का, वो है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर बेस्ड ऑन आइलर फॉर्म, बेस्ड ऑन आइलर्स फॉर्म, यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्या देना है, ध्यान देने की ज़रूरत कि थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो यहाँ पर है, इसमें आप मान लीजिए कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आइलर फॉर्म में आप कंसीडर करेंगे। तो आपको याद रखना है कि आपको इसमें आइलर्स फॉर्म को ध्यान में रखना है और यहाँ पर लेट कर लेना है कि Z1 इज इक्वल टू e टू द पावर मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू, आपको कंसीडर कर लेना है मॉडुलस ऑफ Z1 और e टू द पावर I थीटा 1, ठीक है। एंड Z2 इज इक्वल टू 2 लेना है आपको, Z2 और e टू द पावर I थीटा 2। चूँकि आप फर्स्ट टाइम इसे डायरेक्ट लिख दिए, तो इसलिए कि इस प्रकार से भी लिख लीजिए कि अगर आपका Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप इसे मॉडुलस ऑफ Z1 और ब्रैकेट में cos थीटा 1 और प्लस I साइन थीटा 1 कहेंगे। तो यही चीज़ आपको इस फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे। और Z2 जो है वो मॉडुलस ऑफ Z2 ब्रैकेट में cos थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 2। ओके, तो ये भी आपको इस फॉर्म में आ जाता है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर ज़रूरत है आइलर फॉर्म के रूप में। अब सिंस वी हैव टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट, तो हम इस Z1 Z2 को यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2, और ये हो जाएगा e टू द पावर I थीटा 1 इंटू e टू द पावर I थीटा 2। ओके, तो अब क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2, और e यहाँ पर देखिए बेस तो दोनों का सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा e टू द पावर I थीटा 1 प्लस I थीटा 2। याद रहे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n। ओके, हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 e टू द पावर I और ब्रैकेट में हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये हो गया आपका Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। इस प्रोडक्ट को अगर आप पोलर फॉर्म में लिख दें तो सिंपली हो जाएगा Z1 Z2 और ब्रैकेट में हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड प्लस हो जाएगा I साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, देखिए यहाँ पर जो एंगल है आपके पास, ये वाली एंगल वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, तो वही एंगल आपको यहाँ भी डालना है और वही एंगल आपको साइन में भी डालना है। ओके, क्योंकि यहाँ अगर थीटा होता है तो आप यहाँ थीटा डालते हैं, यहाँ अल्फ़ा रहेगा तो आप अल्फ़ा डालेंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 Z2, ओके, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए टेकिंग मॉडुलस साइन बोथ साइड, हम इसमें क्या करते हैं टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। अगर हम इसमें दोनों साइड मॉडुलस ले लूँ, जैसे कि यहाँ पर और इस टोटल में भी मॉडुलस ले लूँ, तो ये हो जाता है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2, और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड प्लस I साइन थीटा 1
प्लस थीटा टू और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और फिर ये मॉडुलस लग जाएगा। ये सारे मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा जहाँ पर भी लगा हुआ है, जैसे कि मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 और इंटू हो जाएगा मॉडुलस cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका, ये ब्रैकेट को हटा दीजिए, यहाँ भी आपके पास मॉडुलस है। ओके, तो अब आपके पास ये जो रिजल्ट है मॉडुलस ऑफ Z1 Z2, ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1, डबल है तो सिंगल कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z2, और ये जो मॉडुलस है ना इसका क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस हो जाएगा रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2। यानी जब आप मॉड निकालते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं, तो आपने कर दिया, और प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। ओके, तो इमेजनरी पार्ट का जब आप यहाँ पे स्क्वायर करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ जाएगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये रूट ओवर 1 आ जाएगा और आंसर 1 आ गया। तो ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है यहाँ से ये 1 के बराबर है। ओके, सो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2, ये यहाँ से साबित हो गया है कि मॉडुलस Z1 इंटू हो जाएगा मॉडुलस Z2। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया, राइट। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इसमें आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 आप निकालना चाहते हैं, तो यस, तो यहाँ देखिए ना Z1 Z2 का जो आर्गूमेंट है वो यही होगा ना, आर्गूमेंट तो इसका यही है थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा 1 और प्लस हो जाएगा थीटा 2। तो इसका मतलब है कि जब आप आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2 लिखते हैं तो ये थीटा 1 क्या है, ये है आर्गूमेंट ऑफ Z1 और प्लस ये है आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो देखिए आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 आपको एक नया रिलेशनशिप दे दिया है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो क्या सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वो आपको रिकॉल करने के लिए कह रहा है। जैसे कि याद कीजिए आप कि अगर लॉग A इंटू बी हो तो आप कहते हैं कि सर ये लॉग A और प्लस लॉग B होगा। ओके, ये कलर कुछ मज़ा नहीं आया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपको याद होगा कि अगर लॉग बेस A इंटू बी, तो इसका फॉर्मूला होता है log EA और प्लस हो जाएगा log EB, है ना। तो कहीं न कहीं आर्गूमेंट भी इसी प्रकार के लॉजिक पे आधारित है कि अगर A इंटू बी यहाँ पर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे प्लस में, सम हो जाता है प्रोडक्ट का। उसी तरीके से यहाँ जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सम हो चुका है। तो आपको ये बात याद रखना होगा, ठीक है ना, कि लॉग वाली स्टाइल यहाँ पर चल सकता है। ओके, तो ये चीज़ आपने देख लिया कि आर्गूमेंट इस तरीके से बदलता है। चलिए अब मैं इसका कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने वाला हूँ। सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z1 इंटू Z2। ओके, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z1 Z2 फॉर स्पेशली जी के बच्चों के लिए जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने Z की जो वैल्यू है वो मॉडुलस ऑफ ZE टू द पावर आई थीटा आइलर फॉर्म में अभी सीखा है। ये आइलर्स फॉर्म है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर Z1 करेंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 और ये हो जाएगा E टू द पावर आई थीटा 1। आप यहाँ पे लेट कर लीजिए कि मॉडुलस ऑफ Z1 जो होता है ना, ये लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट होता है। याद रखिएगा हमारी सारी बातें, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो हम मान लेते हैं कि ये R है, मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू R1। ओके, सिमिलरली अगर आप Z2 से लिखेंगे तो ये मॉडुलस ऑफ Z2 E टू द पावर आई थीटा 2 हो जाएगा। तो फिर मॉडुलस ऑफ Z2 को आप यहाँ पे R2 ले लीजिए। इस बात को आपको याद रखना है। ओके,
सिमिलरली अगर आप आर्गूमेंट ऑफ Z1 कहिएगा तो आपने यहाँ पर θ1 लिया है, इसको भी हाईलाइट कर दीजिए। उसी प्रकार से अगर आप आर्गूमेंट ऑफ Z2 लिए हैं तो इसको θ2 कर दीजिए। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 के बारे में हमारा सोचना है। तो आपने तो साबित कर दिया है ना कि सर ये तो ये होता है, मॉड Z1 Z2 इतना होता है। कहाँ पर किया आपने, देख लीजिए एक बार। ये देखिए आपने इसी को साबित किया था ना, मॉड Z1 Z2 इक्वल टू Z1 इंटू Z2। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया। तो मॉड Z1 जब आप लिखे हैं मॉडुलस ऑफ Z1, तो ये आपने क्या लिया है, यहाँ पर है ना आपके पास R1 एंड R2। तो यहाँ पे कर दीजिए ना R1 इंटू R2। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 ये R1 R2 हो गया। ठीक है। सो मैं इसको ना, ये कलर हमारे पास क्यों चेंज हो गया, हमारे पास तो ये कलर था। ओके। तो हम मॉडुलस ऑफ Z1 और इनटू मॉडुलस ऑफ Z2 की वैल्यू को R1 इंटू R2 करेंगे। अभी भी कुछ अच्छा कलर नहीं आया मेरे पास, ये कलर था मेरा। बेहतरीन कलर चेंज कैसे हो गया, चलिए कोई बात नहीं, बात तो मैंने रखेगा, हमारे बच्चों को दिक्कत हो सकता है भाई। ये देखो ये आपका ठीक है, हाँ आ गया, थैंक्स गॉड, मिल गया मुझे अपना ओरिजिनल कलर। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास कलर और आवाज़ ठीक नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा ना आपको। तो Z1 इंटू Z2 हमारा हो गया R1 इंटू R2। ये आपने समझ लिया। ओके। अब ये भी आपने यहाँ पर साबित कर लिया है कि Z1 इंटू Z2 का जो आर्गूमेंट है वो θ1 प्लस θ2 है। ये भी आपको आ गया है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसका एक बेहतरीन फिगर। और उस फिगर के लिए हमें लेना पड़ेगा एक इमेजनरी एक्सिस, ये हमारा y हो गया। और फिर हमें लेना पड़ेगा एक रियल एक्सिस, ये हमारा x हो गया। तो ये हो गया x और ये हो गया आपका y, i y। ओके। ये हो गया x, ये हो गया आपका ओरिजिन। ओके। डाल दीजिए x डैश एंड y डैश, राइट, i y डैश यहाँ पे मैंने कर दिया इसको। जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है हमने उसको ले लिया पॉइंट P से और यहाँ पर डाल दिया, यह है P ऑफ Z1। ओके। तो ऑब्वियसली इसका जो आर्गूमेंट आपने लिया है वो है θ1। क्लियर। अब एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ से ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया Q ऑफ Z2। तो भाई इसका कॉम्प्लेक्स, इसका एंगल क्या है, ये देखिए इसका एंगल यहाँ से इतना जाएगा x एक्सिस से। तो इसको आप कहेंगे कि सर ये है आपका θ2। ओके। अब आपने निकाला है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का जो आर्गूमेंट है वो θ1 प्लस θ2 है। तो देखिए प्रोडक्ट को हम कैसे दिखाते हैं। जो आपका प्रोडक्ट है वो यहाँ पे चला जाता है। ओके। ये हो गया आपका एक प्रोडक्ट R, जिसको आपने निकाला है Z1 इंटू Z2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एकदम सही तरीके से। और ये जो आपका एंगल है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एंगल आपके पास आता है θ1 प्लस θ2, θ1 और प्लस θ2, ये वाली एंगल है। ओके। अब आप क्या कीजिए कि इसको एक सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए सिर्फ इसको ना यहाँ से जोड़ दीजिए, ये पॉइंट आपका L हो जाएगा और R को मिला दीजिए Q से। तो दो ट्रायंगल आपके सामने में फॉर्म हो गया है। ओके। अब आपके पास सारे एंगल अवेलेबल है क्या? नहीं, अभी सारा एंगल अवेलेबल नहीं है। क्या आप मुझे कह सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा? इसे मुझे निकालना है कि ये एंगल कितना होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं इन, काफ़ी ध्यान देने वाली चीज़ है, इन ट्रायंगल LOP, ठीक है। इसमें जो आपका एंगल है LOP, ये है θ1।
इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास जो एक एंगल है ROX, ठीक है, एंगल ROX, इसको देखिए RO और X, ये है आपके पास θ1 प्लस θ2, इसको आप सेकेंड एंगल मान लीजिए। ओके, तो एंगल और भी आपके पास है, जैसे QOX, ये है आपके θ2, इसको आप एंगल थर्ड मान लीजिए इक्वेशंस, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आपको निकालना हो ROQ, एंगल ROQ, तो ये हो जाएगा एंगल ROX, एंगल ROX जो ये फुल एंगल है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए ये वाली एंगल, ठीक है, उसका नाम है QOX। तो एंगल QOX को आप माइनस कर दीजिए। अब ROX आपको यहाँ है, QOX यहाँ पे है। ओके, सो ये हो जाएगा θ1 प्लस θ2 माइनस θ2 एंड दिस इज इक्वल टू θ1, ये हो गया θ1। ओके, सो आपने ये एंगल यहाँ पर निकाल लिया है कि सर यही वाली जो ओनली एंगल है ये होगा θ1। ओके, तो हमने ये सारी बातें यहाँ पर निकाल लिया है। और मॉडुलस, ये जो OR है आपके पास, ये OR यही है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2, जिसका वैल्यू है R1 इंटू R2, और ये लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बन गया, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है आपके पास, ये R1 R2 है, ये जो पोजीशन है ये R1 का था, ये लाइन R2 था, तो ये R1 R2 हो गया, और इसका जो आर्गूमेंट है वो θ1 प्लस θ2 हो गया। ओके, सो OR ये जो है आपका वो R1 R2 हो गया। आप कहेंगे कि सर बता सकते हैं कि क्यों हो गया? क्यों नहीं बता सकते? आप 2 ट्रायंगल्स ले लीजिए, ठीक है। एक ट्रायंगल है आपके सामने में, ये ट्रायंगल है आपके पास OQR, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ले लीजिए OQR और दूसरा ट्रायंगल आप ले लीजिए OLP। तो ये हो गया ट्रायंगल OLP, ठीक है। ये जो दोनों ट्रायंगल है ना आर सिमिलर है, सिमिलर। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए OR अपॉन OQ इज इक्वल टू हो जाता है OP अपॉन OL, और दिस इम्प्लाइज OR अपॉन OQ। ये देखिए OQ जो है ये मॉडुलस ऑफ Z2 है, एंड दैट इज इक्वल टू जो आपका OP है ये मॉडुलस ऑफ Z1 है, मॉडुलस ऑफ Z1, और डिवाइडेड बाय हो गया OL। ओके, आप इतना आ गया। सो दिस इम्प्लाइज OR अपॉन R1 इक्वल टू, सॉरी Z2 है ना, तो Z2 के लिए ये हो जाएगा R2, ये हो गया R1 अपॉन OL। ओके, सो दिस इज इक्वल टू OR इंटू OL इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2, राइट। अब यहाँ पे लेट कर लीजिए कि OL इक्वल टू 1 यूनिट, सो दिस इक्वल टू OR इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2। ओके, तो आप ज़रा सा सोचिए कि अगर आप इस OL को 1 यूनिट मान लेते हैं इसको, तो फिर आपका जो ये टर्म है OR इक्वल टू R1 R2, ये प्रूफ हो जा रही है OR इक्वल टू R1 R2। तो मेरा उम्मीद है कि आप इस प्रोडक्ट के रिप्रेजेंटेशन को बड़ा बढ़िया से समझ गए होंगे। ओके, सो फाइनली जो इसका प्रोडक्ट का आपके पास कंक्लूजन आया है, वो कंक्लूजन ये आया कि मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 ये हो जाता है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है R1 इंटू R2, और आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इसकी रिजल्ट होती है θ1 प्लस θ2, और किस तरीके से पिक्चर में रिप्रेजेंट होता है ये आप समझ गए। जो नेक्स्ट आज हमारा 4th लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है डिवीजन ऑफ
complex number, division of two complex numbers based on Euler's form. ओके, तो वंस अगेन जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि Z1 इक्वल टू हमारा एक फॉर्म होता है मॉड Z1 और e टू द पावर I θ1, और दूसरा हमारे पास आता है Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 e टू द पावर I θ2. ओके, तो आपको निकालना है टू कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन. सो अकॉर्डिंग टू जो हमारा ऑब्जेक्टिव है A2, तो ये हो जाएगा Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू ई टू द पावर I θ1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2 ई टू द पावर I θ2. क्लियर? सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 और ये ई टू द पावर हो जाएगा I θ1 माइनस I θ2. याद रखना चाहिए कि अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है तो रिजल्ट होता है m माइनस n. ये फर्स्ट है. यहाँ पर एक कंडीशन होता है जब m ग्रेटर देन n होता है, इफ़. ठीक है, किसी भी बेसिक चीज़ को छोड़िए मत. और दूसरा इसके लिए हम आपको फिर बता रहे हैं कि अगर a टू द पावर n है तो आप इसे 1 बाई a टू द पावर n माइनस n कर सकते हैं अगर n ग्रेटर देन m है. तो आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिए हैं. ओके, तो चलिए अब हमें ये कम्प्लीटली पता है इसमें कि जो हमारा मॉडुलस ऑफ Z1 है ये R1 के बराबर हम मानते हैं और मॉडुलस ऑफ Z2 को हम R2 मानते हैं. ओके, ये आपको ऑलरेडी पता है. सो इसलिए मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2 जो है ये मॉडुलस ऑफ Z1 और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2 होता है और ये होता है R1 बाय R2. तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, अब यदि आप e टू दी पावर है इस इक्वेशन को फिर से एक बार देखें तो मज़ा आ जाएगा. यहाँ पर देखिए कि आपने लिखा है कि Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस Z1 बाय मॉडुलस Z2 और e टू दी पावर I कॉमन और θ1 माइनस θ2. अब यहाँ पर ना लेट कर लीजिए कि मॉडुलस ऑफ Z1 बाय मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू k. सिंपल हम k मान लें तो इसका आंसर आ जाएगा k e टू दी पावर I और θ1 माइनस θ2. तो ऑब्वियसली हम इसे लिख सकते हैं k और यहाँ पर लिख सकते हैं cos θ1 माइनस θ2 और प्लस I साइन θ1 माइनस θ2. पोलर फॉर्म में हो गया ना Z1 बाई Z2. तो मुझे बताइए कि इसमें से आर्गूमेंट क्या है. तो आप कहेंगे कि सर आपने बता ही दिया है, तो मैं बता दूं कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इसकी वैल्यू है θ1 माइनस θ2. तो ऑब्वियसली ये जो आर्गूमेंट है वो Z1 का है और माइनस ये जो आर्गूमेंट है वो Z2 का है. तो फिर आपके लिए वही एक थ्योरम आ गया कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इसका फॉर्मूला आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 होता है, जस्ट लाइक ए लॉग. जैसे कि आपने लॉग E और A डिवाइडेड बाई B इसका फॉर्मूला सीखा था, लॉग EA और माइनस लॉग EB. तो ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है. तो आपने डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी देख लिया है और एज अर्लियर हम इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है बच्चों. देखिए अब किसी भी चीज़ का जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है. क्यों? क्योंकि सोचिए जब इस दुनिया का निर्माण हुआ होगा तो क्या सबसे पहले किसी इंसान ने आया? नहीं. सबसे पहले यहाँ पर एक प्लांट आया होगा, पेड़ पौधे होंगे, जंगल होंगे, एक जो है ना इन्वायरमेंट तैयार हुआ होगा जिसमें कि मानव सभ्यता का विकास हो सके. तो उस टाइम में ये सारा का सारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही अर्थ गॉड के द्वारा किया गया. और बचपन में जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो सबसे पहले वो अपने मम्मी को फिगर देखता है, पापा को देखता है, घर के लोगों को देखता है. तो वहाँ उसे कोई ब्लैक एंड वाइट लेटर या ट्रायंगल या पोलर फॉर्म, एलर फॉर्म तो दिखता नहीं है, वो फिगर को देखता है. और सबसे पहले बच्चा फिगर को रिकॉग्नाइज करता है, फिर उसे साउंड सुनाई देता है और फिर दोनों के सम्मिश्रण से वो पढ़ना लिखना समझता है.
तो यही रीज़न है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। तो हम आपको वही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर दिखाने वाले हैं। ओके, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक इमेजनरी एक्सिस ले लिया, ये हमारा y हो गया, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे x ले लिया। ओके, ये हो गया हमारा x, ये हो गया आयोटा IY इमेजनरी एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन। वंस अगेन आप उसी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ पर ले लिया, दैट इज़ q, और इसका नाम कर दिया Z2। ठीक है, और फिर एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ पर ले लेते हैं OP। ठीक है, तो OP का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इधर से ले लेते हैं। ये हो गया आपके पास OP, और ये है आपका Z1। तो अब Z1 के लिए जो एंगल आपने लिया है ये है आपको θ1। Z2 के लिए जो आपने एंगल लिया है ये है आपका θ2। ओके, सो माय डियर, बीच में आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो जाएगा R Z1 Z2, और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर Z2 क्लियर नहीं है, Z1 Z2। ओके, तो मुझे ये आपसे कहना है कि जो आपने Z1 Z2 किया है उसका एंगल क्या होगा। ओके, तो Z1 Z2 जो आपका एंगल बना रहा है वो θ1 माइनस θ2 बना रहा है, क्योंकि पूरा एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है वो θ1 माइनस θ2 होगा। तो Q से अगर हम फिर उसी तरीके से एक L पॉइंट से मिला दें और P को इस R से मिला दें, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एंगल QOL जो है ये आपका θ2 है, और एंगल POL जो है ये आपका θ1 है। तो एंगल ROL की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा ROL, राइट। तो ये देखिए ना, ये जो आपने किया है वो तो मिस्टेक हो गया, राइट। अगर आपको ROL निकालना है कि ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली आपको लिखना पड़ेगा इसमें एंगल POL, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको एंगल QOL। तो POL देखिए क्या है, कलर कर दीजिए इसको भैया। POL ये टोटल एंगल है और इसकी वैल्यू है θ1 माइनस QOL, ये आपका सिर्फ इतना एंगल है, ये है आपका θ2। तो अब बताइए मुझे कि टोटल एंगल आपको ये है, अगर इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कौन सा एंगल बचेगा, आपको बचेगा θ1, और θ1 यहाँ से, θ2 यहाँ से, θ1 माइनस θ2 आपको बचेगा ना। ओके, तो ROL यस θ1 माइनस θ2 और प्लस θ2, तो वो θ1 हो जाएगा। ओके, इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है वो θ1 है, तो एंगल ROL जो है ये आपका θ1 माइनस θ2 हो गया। ओके, अब मैं आपको इसमें ये बता दूं कि हमारा OR है, और OR को हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2। तो इसकी वैल्यू हो जाती है मॉडुलस ऑफ OR हमारा Z1 इंटू Z2 नहीं है, Z1 बाई Z2 है, तो ये मॉड Z1 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z2, तो ये हो जाएगा R1 बाई R2। ये तो आपका लेंथ सेगमेंट हो गया, और जब आप निकालेंगे आर्गूमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2, Z1 डिवाइडेड बाई Z2, तो फिर ये हो जाएगा आपके पास θ1 माइनस θ2। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल, टू सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ भी दो सिमिलर ट्रायंगल से आप साबित कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल इसमें ले लेता हूँ OPR, एंड दूसरा हम ले लेते हैं OQL। ठीक है, ये सिमिलर है, ये हमने मान लिया सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये हो गया OP अपॉन OQ,
इज इक्वल टू हो जाएगा ओ आर अपॉन ओ एल, एंड दिस इज इक्वल टू ओ आर अपॉन, अगर हम ओ एल को 1 कर दें तो ये इक्वल टू हो जाएगा ओ पी। तो ओ पी आपका क्या है R1 और ओ क्यू क्या है आपका R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2। तो इस तरीके से ओ आर इक्वल टू हो जाएगा R1 अपॉन R2, और ओ आर जो है वो मॉडुलस ऑफ जेड है, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 है। ओके, तो इस तरीके से आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पिक्चर में करके और इसे आपने साबित कर दिया है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का, उसको एक बार देख लीजिए कि आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव का लास्ट पॉइंट क्या है। प्रोडक्ट भी हो गया, डिवीजन भी हो गया, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो गया। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल्स है। ओके, एक चीज़ मुझे और कहने की ज़रूरत इसमें पड़ रही है कि लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, राइट। तो इसमें मैं ये क्यों ना करूँ, ऐड कर देता हूँ इसको कि ये जो एग्जाम्पल्स है इसको डिलीट कीजिए और यहाँ पर एक ऐड कर दीजिए लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। और जो 6th पॉइंट इसमें होगा वो होगा आपका एग्जाम्पल्स, ये मुझे ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट करते हैं इस टेबल को। तो 5th नंबर जो हमारा होगा वो आज होगा लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो z जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। ओके, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम इसमें एक लॉग, टेकिंग लॉग ई बोथ साइड, अगर आप लॉग ई को अप्लाई करिएगा, लॉग ई क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है। फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ए मशीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑपरेटर। सो लॉग ई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ई और एक्स प्लस आई वाई। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो कार्टेशियन फॉर्म है, इससे आप अगर मॉडुलस की फॉर्म में रखिएगा, मॉडुलस ऑफ जेड और फिर e टू दी पावर आई थीटा करते हैं, यानी आइलर्स फॉर्म यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो ज़रा सा आप ध्यान दीजिए कि ये जो पार्ट है अगर उसे आप m मान लें और ये पार्ट को n मान लें तो ये m मल्टीप्लाइड बाई n है। तो लॉगरिथम कहता है कि भैया मैं तो log em इंटू log en हो जाऊंगा। तो हो जाइए भैया, क्या बात है। चलिए log e और मॉडुलस ऑफ z इसमें अलग हो जाएगा और फिर log e और e टू दी पावर आई थीटा अलग हो जाएगा। log कहता है कि भाई आप हमें इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log मॉडुलस ऑफ ई जेड और प्लस ये जो पावर है ये हो जाएगा बैक साइड में और यहाँ हो जाएगा log e। तो भाई log में क्या होता है ना कि अगर आपके पास सेम बेस और वेरिएबल, ये आपका बेस है और ये आपका वेरिएबल है तो ये 1 होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके log a हो जाए, अगर आपके log b हो जाए, अगर आपके log e आ जाए तो सब क्या हो जाता है 1। तो इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट है वो log e मॉडुलस ऑफ z और प्लस हो जाएगा आई थीटा। तो आप कह सकते हैं कि log e मॉडुलस ऑफ z यहाँ पर अगर रहने दिया जाए तो प्लस आयोटा और थीटा क्या है भैया, ये है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो इसका मतलब कि लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो इस फॉर्म में आ गया। कितना इंटरेस्टिंग है ये, आपको समझ में आ गया ना।
देखिए जेड की वैल्यू आपने x प्लस आई वाई लिया, तो मॉडुलस ऑफ जेड जो है वो रूट ओवर रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर x का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट y का स्क्वायर। तो आप ना इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। log ई जेड इक्वल टू लॉग ई, और मॉडुलस ऑफ जेड को आप यहाँ पे डाल सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए कितना सिंप्लीफाई और लॉग ई के एनालिसिस करने पर आपको ये चीज़ मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे पसंद करेंगे। अब वो समय आ गया है कि आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बता दूं, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि हमारे टैब का जो बैटरी है वो 14% पे आ गया है। ओह माय गॉड। चलिए कम से कम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं जल्दी। एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे इस वक्त मेरे पास ना चार्जर है नहीं, मैं घर से बाहर हूँ मेरे दोस्त। तो मैं एक पोलर फॉर्म आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। राइट द पोलर फॉर्म, write the polar form of a complex number। एक फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास -3√2 एंड +3√2i। दोस्तों मुझे जहाँ वक्त मिल जाता है वहीं मैं आपके लिए बैठ जाता हूँ कंप्यूटर बनाने, वीडियोस बनाने के लिए। यही रीज़न है, मैं घर से बाहर हूँ, समय था तुरंत रिकॉर्ड कर लिया। z इज इक्वल टू -3√2 एंड +3√2i, ये है आपके पास। जब आप इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रियल पार्ट -3√2 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट 3√2 का स्क्वायर, और इसका जो रिजल्ट है आपके पास ये हो जाएगा 3 3 जा 9 2 18 और +3 3 जा 9 2 18। तो ये हो जाएगा √36 और आंसर आ गया आपके पास 6। ओके, इसी के साथ मॉड जेड जब आपको निकल गया, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ जेड, और ये हो गया आपके पास 6। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप आर्गूमेंट निकालेंगे। ओके, तो क्या होता है, सबसे पहले आपको आर्गूमेंट निकालने के लिए सोचना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है कहाँ पर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि z इज इक्वल टू आपके पास है -3√2 + 3√2i, तो आप इसे कहेंगे कि ये -x + iy है। तो ज़रा सा आप इमेजिन कीजिए कि -x और +iy ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कहाँ पर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, यहाँ पर -x इसका ये रहा और iy जो है वो ये रहा। ओके, तो यहाँ पर जो आपका आर्गूमेंट होता है इसका वो यहाँ से यहाँ पर होता है। तो आप यहाँ पे आर्गूमेंट लेते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, ये आपका आर्गूमेंट होता है। तो आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ये एंगल होता है इसमें अल्फ़ा, तो आप निकालेंगे 10 अल्फ़ा, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। तो ये हो जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाई -3√2 का मॉडुलस, ये हो गया -1 और दैट इज़ 1। ठीक है, सो 10 अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 1 और दैट इज इक्वल टू 10 45 डिग्री यानी π/4। ओके, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया π/4। याद है आपको, ये एक एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल है। इसीलिए आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। ओके, सो द पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या हो जाएगा, सो पोलर फॉर्म ऑफ जेड -3√2 + i3√2 क्या हो जाएगा। तो इस जेड की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा प्लस i sin थीटा। जो r है वो आपको आया है 6 और जो थीटा है ये आपका आया है cos 3π/4 + i sin 3।
y/4। ठीक है, ये हो गया आपका z। तो ये पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने इसे साबित कर दिया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मैंने एग्जाम्पल्स का नाम लिया था। एक एग्जाम्पल्स मैंने आपको पोलर फॉर्म पे किया है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल्स लेके बैठेंगे और इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम्पल के नाम पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव को ठीक करने के लिए एक एग्जाम्पल देना ज़रूरी था ताकि आउटकम्स आपके सामने आ जाए। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दोस्त जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, और मुझे एनर्जी देने के लिए, मुझे उत्साह देने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को, समाज में अपने दोस्तों को, उस बच्चे तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो फी दे के पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। नमस्कार, थैंक्स, जय हिंद।